everyone, so welcome to my channel Khushi Vasan. I hope you all are fine and doing good. So a very warm welcome to my channel, guys. If you haven't subscribed to the channel yet, please make sure that you guys are subscribing. Do not forget to like the video, share the video with your friends, and here comes the most awaited part 2 of rise of new social movements. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग CUET पॉलिटिकल साइंस शुरू कर चुके हैं. यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, तो अगर आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए कि हम कैसे करने वाले हैं. हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू प्रैक्टिस एंड सब कुछ आपको मिलेगा. साथ ही साथ मैंने क्योंकि मैंने पता है स्ट्रैटेजी वीडियो में बाइफरकेट करा है और आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, थ्योरी में क्या करना है, और इस वीडियो के बाद MCQ प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं. तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कि यू गाइज आर वॉचिंग एवरी वीडियो एंड यू आर नॉट मिसिंग आउट एनी. ओके, एंड साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स की, तो जाइए देखिए पार्ट 1. इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू, क्योंकि इसके अंदर ये वीडियो कुछ 20-22 मिनट की है और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है. और अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट. एंड आज जो है हम लोग पार्ट 2 ऑफ राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स करने वाले हैं. दिस इज एपिसोड 2 दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो शुरू करते हैं जल्दी से. राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स का ये पार्ट 2 होने वाला है. अगर ये सारे नोट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स. ऑलराइट, एंड भैया तैयार हो जाओ डोमेन स्पेसिफिक को क्रैक करने के लिए. आज हम पॉलिटी का डोमेन स्पेसिफिक मैं आपको करवा रही हूँ एंड दैट्स द थिंग्स अबाउट इट. सो लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. तो आते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है चिपको मूवमेंट किया था. इसका आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी ये पिछली वीडियो के लिंक का, ताकि आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकें. सो हमने पार्टी एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स किया था, दलित पैंथर्स हम लोगों ने किया था, भारतीय किसान यूनियन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी. आज हम लोग शुरू करते हैं नेशनल फिश वर्कर्स फोरम से. सो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ. नाम से ही पता चल रहा है कि दोज पीपल जिनका ऑक्यूपेशन, जिनका प्रोफेशन फिश से रिलेटेड है, द पीपल हु वर फिश वर्कर्स, उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. आपको याद है हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ आया था. तो हमारी कंट्री में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, तो जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं दे वर हार्ड हिट. क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपटीशन इतना अग्रेसिव था कि इवेंचुअली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. सो विद द कमिंग ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ आपके मिड 80s एंड 1991 के अंदर, दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, मजबूरन इनको साथ आना पड़ा ऑन नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म जिसका नाम था नेशनल फिश वर्कर्स फोरम. क्यों आए ये लोग साथ में, क्या प्रॉब्लम थी? So the fish workers from Kerala took the main responsibility of mobilizing the fellow workers. इन लोगों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इन लोगों की क्या, ये जो फिश वर्कर्स थे केरला से थे और इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मोबिलाइजिंग दी फेलो वर्कर्स इंक्लूडिंग वुमेन वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट्स. वर्क ऑफ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम क्या था? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का काम था टू कंसोलिडेट. When in 1991 it fought the first legal battle with the union government successfully. देखो भैया मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या हुआ असल में, क्या हुआ मैं तुमको बताती हूँ. देखो, सो बेसिकली क्या हुआ कि जो सरकारें हैं, सरकार जो है आपकी सरकार ने, द गवर्नमेंट जो है उसने लार्ज वेसल्स खोल दिए फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो लोग आएँ और वो लोग जो है ये पूरी इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लें, जिसकी वजह से दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. जो लोग इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फिश वर्कर्स थे उनको काफ़ी दिक्कत आई. एंड दिस वाज, एंड इसीलिए जो आपका नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है उसने एक फर्स्ट लीगल बैटल लड़ी विद द यूनियन गवर्नमेंट और सक्सेसफुली ये बैटल को उन्होंने लड़ा. एंड दिस वाज अबाउट द गवर्नमेंट्स डीप फिशिंग पॉलिसी. सरकार एक डीप फिशिंग पॉलिसी लेके आई थी. ओके, गवर्नमेंट केम अप विद अ डीप फिशिंग पॉलिसी दैट ओपनड अप इंडियाज वाटर्स to the large commercial vessels including those of the multinational fishing companies. Throughout the 90s के दौरान जो आपका नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है उसने बहुत सारी लीगल बैटल्स लड़ी. क्यों? क्योंकि भैया उनका खुद का काम जो है
उनका जो खुद का काम है वो ख़त्म हो गया था, उनका जो इंडस्ट्रियल काम है, जो उनका डोमेस्टिक वर्क है वो ख़त्म हो गया था, बिकॉज द गवर्नमेंट गेव एंट्री टू द मल्टीनेशनल कंपनीज. Okay, they were the one who were fighting legal battles, public battles with the government, and it worked to protect the interest of those who rely on the fishing for subsistence. भैया वो लोग जिनका घर ही फिशिंग एज एन ऑक्यूपेशन से चलता है, उन लोगों के लिए तो बहुत नुकसानदेही बात थी ना ये. तो इवेंचुअली दे वर द पीपल हु फॉट लीगल बैटल्स, दे प्रोटेस्टेड एंड व्हाट नॉट. जुलाई 2002 के अंदर क्या हुआ, इन जुलाई 2002 नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने नेशन वाइड स्ट्राइक अनाउंस करी टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड भैया टू अपोज गिविंग लाइसेंस टू द फॉरेन फिश ट्रॉलर्स. जो फॉरेन फिश ट्रॉलर्स आए उनको लाइसेंस देने से NFF ने कहा कि भैया ये लाइसेंस सरकार को नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट बी गिविंग लाइसेंसेस टू द फॉरेन ट्रॉलर्स. क्यों? क्योंकि उनके डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम है वो ख़त्म हो रहा है. So the NFF joined hands with the organization all over the world. NFF ने जो है वो हाथ जोड़े with the organizations all over the world for protecting the ecology and protecting lives of the fish workers. And eventually ये जो fish workers forum जो workers की जो ये movement थी, ये one of the successful movement जो है वो देखने को हमको मिली. So ये थी National Fish Workers Forum. बात करते हैं एंटी एरक मूवमेंट की. लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी एरक मूवमेंट. तो भैया एरक को आप एक लिकर समझ सकते हो, ठीक है. सो एंटी एरक मतलब एंटी लिकर मूवमेंट. सो इन अ विलेज, एक विलेज था इन द इंटीरियर ऑफ दबगुंदा इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के एक विलेज के अंदर, नेलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज था जहाँ पे विमेन के लिए अडल्ट लिटरेसी ड्राइव चल रही थी. जहाँ पे वुमेन के लिए अडल्ट लिटरेसी ड्राइव चल रही थी ऑन लार्ज स्केल इन 1990s. वहाँ पे जो है डिस्कशन में, क्लासरूम के अंदर डिस्कशन चल रहा था एंड एक वुमेन ने कंप्लेन किया कि भैया ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, उनके घर में उनके मेल पॉपुलेशन जो थी, जो मेल थे उनके घर के, उनके इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से, इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ एरक की वजह से द मेन इन द फैमिली दे आर द वंस जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है. द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म, ये जो आदत थी अल्कोहलिज्म की, हैड टेकन डीप रूट्स अमंग्स द विलेज पीपल एंड वाज रनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. जाहिर सी बात है यार, अगर आप सब लोगों को पता है कि द मेन आर द वर्किंग पॉपुलेशन. मैं ये नहीं कह रही कि द वुमेन शुडंट बी वर्किंग, मैं कह रही हूँ कि फैक्ट ये है कि मेन आर द वर्किंग पॉपुलेशन एंड द मेन, मोस्ट ऑफ द मेन आर द वर्किंग पॉपुलेशन. अगर वही मेन बैठ जाएंगे, दे आर जस्ट गोइंग टू कंज्यूम अल्कोहल, तो देश की तरक्की तो हो ही नहीं पाएगी, अपने घर को ही नहीं चला पाएंगे वो, एंड इट इज़ गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. साथ ही साथ उनके परिवार, उनका जो पूरा परिवार है वो भी सफ़र करेगा. Women were the worst sufferers. Women जो है इस एंटी एरक मूवमेंट में सबसे ज़्यादा worst sufferers थी, because they were the one who were handling all the ill effects of alcohol. एक आदमी, चाहे वो उनका हस्बैंड था, उनका बेटा था, या फॉर दैट मैटर उनके इन-लॉज थे, कोई भी, सारा का सारा जो फैमिली की इकोनॉमी है, क्योंकि भाई हस्बैंड काम पे नहीं जाएगा या बेटा काम पे नहीं जाएगा तो घर की इकोनॉमी तो ख़त्म हो जाएगी ना. So eventually women were the worst sufferers of these ill effects of alcohol, and it resulted in the collapse of family economy. Family की जो इकोनॉमी है उसका क्या हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था. राशन पानी भी उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. So they had to bear the brunt of violence. And साथ ही साथ एक तो इकोनॉमी फैमिली की गिर गई, साथ ही साथ women were the worst sufferers because they had to face the violence that the male population or the male people of their household did on them. Okay, so, and they have to face the brunt violence from the male family members, particularly their husbands. तो women ने भैया शुरू किया कैंपेन करना, अपनी बातों को हाईलाइट करना. डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई, एरक के खिलाफ, लिकर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें हुई. एंड इस मूवमेंट का सक्सेस क्या था, ये वन ऑफ द लीडिंग मूवमेंट्स थी जो women लीड कर रही थी. Women in Nellore came together in spontaneous local initiatives and protest against the arak and forced closure of wine shop. और भैया उन्होंने फोर्स किया कि वाइन शॉप का क्लोजर होना चाहिए.
द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, न्यूज़ जो है वो इतनी तेज़ी से फास्टली स्प्रेड हुई अमंग्स द वुमेन ऑफ अबाउट 5000 विलेजेस, और 5000 विलेजेस की वुमेन जो है वो एस्पायर हो गई, वो लोग मीटिंग में बैठने लग गए, दे गॉट टुगेदर एंड दे पास द रेजोल्यूशन फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, और इन्होंने भैया एक रेजोल्यूशन पास किया कि पोज करो प्रोहिबिशन की, भैया प्रोहिबिट कर दो ये आपके अल्कोहल कंजम्पशन को. Okay, so they passed a resolution for imposing prohibition and sent them to the district collector. The Arak auctions in Nellore district were postponed 17 times. Women ने elections नहीं होने दिए थे Nellore district के अंदर. The Arak auctions in Nellore district were postponed 17 times, and this movement, और ये जो movement है ये सिर्फ Nellore district तक सीमित नहीं रही आंध्र प्रदेश की. This movement slowly and steadily spread across all over the state. The slogan of the anti-Arak movement was very simple, and the slogan was prohibition on the sale of Arak, prohibition on the sale of liquor. So this was your anti-Arak movement, which was led by the women of Nellore district, and then this movement got spread into number of parts of the country, of the state. Now नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आई थिंक आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी 9th-10th में पढ़ा है, सो आई थिंक एवरीबडी माइट बी हियरिंग इट आउट. सो ये जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था, एन एम्बिशियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, आप सबको पता होना चाहिए कि ये नर्मदा बचाओ, नर्मदा पे क्या हुआ था, नर्मदा रिवर पे मैं आपको बताती हूँ, नर्मदा रिवर पे 30 बड़े डैम्स बनाने थे, 135 मीडियम डैम्स बनाने थे, एंड 3000 स्मॉल डैम्स बनाने की बात करी गई थी. नर्मदा रिवर पे 30 बिग डैम्स, 135 मीडियम साइज डैम्स एंड 3000 स्मॉल स्केल डैम्स को बनाने की बात करी गई थी. और ये डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देयर वर नंबर ऑफ विलेजेस जिसको हमें क्या करना पड़ा, 245 विलेजेस टू बी प्रिसाइज, हमें उनको डिस्प्लेस करना था. 245 विलेजेस को हमें डिस्प्लेस करना था, और 245 विलेजेस में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उन सबको डिस्प्लेस करना था. So it was a grand movement. An ambitious developmental project was launched in the Narmada Valley of the central India in early 80s. The project consisted of 30 big dams, 135 medium-sized dams and 3000 small dams to be constructed on the Narmada and its tributaries that flow across the states of Madhya Pradesh. और ये सारे डैम्स जो हैं, जो नर्मदा है that flows across मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये सारे डैम्स इस पूरी विलेज पे, इस पूरी रिवर पे बनने थे. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था, ये आपका ये जो प्रोजेक्ट था 30 डैम, 135 मीडियम साइज डैम एंड 3000 स्मॉल डैम्स का, इसको सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बोला जाता था गुजरात के अंदर. एंड द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बोला जाता था मध्य प्रदेश के अंदर. वर 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट मल्टीपर्पज डैम्स प्लान्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट. इट एडवोकेट्स, और जो डैम बनाने के फेवर में थे, उन्होंने एडवोकेट किया कि भैया ये डैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, इट इज़ गोइंग टू कॉज अ ह्यूज बेनिफिट टू द एरियाज ऑफ गुजरात एंड द 3 एडजॉइनिंग स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब कि ये काफ़ी बेनिफिट देगा, अगर ये डैम्स बन गए तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वाटर इरीगेशन के लिए काफ़ी सही तरीके से हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो भी खत्म हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी हो जाएगा. many more subsidiary benefits, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लड नहीं होगी, ड्रॉट का कंट्रोल होगा, ये सारी चीज़ें भी इस पर्टिकुलर डैम के बनने से हो जाएंगी. तो मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था इस डैम को बनाने का. लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम के अंदर 245 विलेजेस को सबमर्ज होना पड़ता है. ओके, फ्रॉम दीज स्टेट्स वर एक्सपेक्टेड टू गेट सबमर्ज्ड 245 villages. Okay, it required, और भैया 245 villages में बहुत लाखों की संख्या में लोग होंगे, उनको रीएलोकेट करना. ओके, 2.5 लाख पीपल, ये 245 विलेजेस में से 2.5 लाख, 2.5 लाख पीपल थे ये 245 विलेजेस के अंदर, 2.5 लाख पीपल. तो इनको सबसे पहले तो डिस्प्लेस करना, फिर उसके बाद इनको रीलोकेट करना, अपनी जगह से कोई और जगह इनको देना, इनको रहने के लिए. सो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट.
द पॉइंट अबाउट द राइट टू रिहैबिलिटेशन हैज़ बिन नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। अब भैया कंक्लूजन क्या निकला कि सरकार ने जो है बोला, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड एवरीथिंग, कि मतलब किसी और के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्यों सफ़र करें। दे प्रोटेस्टेड अ लॉट, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जुडिशरी ने जो है रिहैबिलिटेशन के जो राइट्स हैं वो मान लिए कि भैया प्रॉपर एंड जस्ट रिहैबिलिटेशन मिलनी चाहिए इन लोगों को, ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को फॉर्म किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में। ये इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की विक्ट्री थी कि एक नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई सरकार के द्वारा 2003 के अंदर, एंड कैन बी सीन एज एन अचीवमेंट, और ये एक अचीवमेंट है ऑफ द मूवमेंट इन नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाउएवर इसकी जो डिमांड थी टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम was severely criticized by many। ये जो इनकी डिमांड थी टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि भैया आप ये डैम को तो बना रहे हो बट इसके साथ साथ यू आर डिनाइंग एक्सेस टू वाटर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर मैनी। तुम लोग लोगों की भलाई के लिए कुछ लोगों को उनकी जगह से ही डिस्प्लेस कर रहे हो। ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को अपहेल्ड किया कि डैम तो बनेंगे, डैम तो हम बनना कैंसिल नहीं कर सकते, डैम्स आर गोइंग टू गेट कंस्ट्रक्टेड, लेकिन जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं हम लोग उनको प्रॉपर एंड जस्ट रिहैबिलिटेशन ज़रूर देंगे। सो ये था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। Last but not the least is the movement for right to information, very important. Now once we are discussing the movement to right to information, तो इसको मैं थोड़ा सा zoom कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए। So once we are talking about right to information, बच्चावाड़ी ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। So everybody should be understanding this thing कि ये जो right to information है, ये one of the few recent examples है of movement that did succeed in getting the state to accept its major demand। राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो डिमांड्स करी गई थी सरकार ने मोस्ट ऑफ द डिमांड्स को माना। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट्स है, जैसे भारतीय किसान यूनियन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1990, ये मूवमेंट 1990 में स्टार्ट हुई। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेसिकली कि भैया जो सरकार कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। सिटीजन बीइंग अ सिटीजन, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हाँ सरकार हमारा ही पैसा लगा रही है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि सरकार कहाँ लगा रही है। When a mass-based organization called मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, जो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है इन द राजस्थान, took the initiative in demanding records of the famine relief and accounts of laborers। ये जो MKSS है इन्होंने डिमांड किया कि राजस्थान गवर्नमेंट हमें बताए, हमें रिकॉर्ड्स दे कि तुमने क्या किया है फेमाइन रिलीफ के लिए, एंड टेल अस द अकाउंट्स ऑफ द लेबरर्स। तुमने पेपर पे तो कह दिया कि हमने ये काम करा है, बट तुमने असल में काम क्या किया, हमें रिकॉर्ड्स तो दिखाओ। This demand was first raised in the Bhim Tehsil in a very backward region of Rajasthan। The villagers asserted, जो villagers हैं उन्होंने assert किया that the right to information, कि उनका भैया हक है जानने का, they should be knowing and they can ask the copies of the bill, हमें copies दिखाओ बिल की कि तुमने कौन सी चीज़ें कहाँ पे इन्वेस्ट करी हैं, and the vouchers and names of the person of the muster rolls who have been paid wages on the construction of the schools, dispensaries, small dams, community centers। तुमने पेपर पे लिखा हुआ है कि हमने कंस्ट्रक्शन की है स्मॉल स्कूल्स की, डिस्पेंसरीज की, स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर्स की, एंड साथ ही साथ कॉमन, तो हमें पता तो होना चाहिए कि आपने कहाँ डेवलपमेंट करी है। गिव अस द रिकॉर्ड्स, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द रिकॉर्ड्स। हम आपने पेपर पे लिख दिया कि हमने डेवलपमेंट करी है, बट आपने कहाँ करी है। ऑन पेपर ये सारे डेवलपमेंट्स कंप्लीटेड थे, राजस्थान की सरकार ने ऑन पेपर ये सारे डेवलपमेंट्स कंप्लीट कर दिए, बट लोगों को भी पता था, कॉमन विलेजर्स को पता था कि ये कभी बने ही नहीं। ओके सो बट इट वाज अ कॉमन नॉलेज ऑफ द विलेज दैट देयर वाज ग्रॉस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है फंड्स का, लोग सरकार ने सारे पैसा जेब में डाला है और ऑन पेपर बोला है कि उसने काम कर दिया। 1994 टू 1996, 1994 और 1996 में MKSS ने ऑर्गेनाइज किया जन सुनवेश और पब्लिक हियरिंग्स, ओके, जहाँ पे वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट्स स्टैंड इन पब्लिक। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनको बोला गया कि भैया पब्लिक के अंदर आओ और हमें क्या बताओ, हमें बताओ कि तुमने कहाँ पे पैसा खर्च किया है। द मूवमेंट हैड अ स्मॉल सक्सेस, मूवमेंट की एक छोटी सी सक्सेस हुई जब अमेंडमेंट ये लोग कर सके इन द पंचायती राज, राजस्थान की पंचायती राज में ये अमेंडमेंट कर सके, और इसके अंदर जो है पंचायती राज में ये बोला गया कि भैया सर्टिफाइड कॉपीज़ दी जाएंगी या सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे टू द पीपल इन पंचायत, ताकि उनको पता हो कि क्या डेवलपमेंट हो रही है।
ठीक है. द पंचायत वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पब्लिश ऑन अ बोर्ड एंड न्यूज़ पेपर द बजट एंड अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज एंड बेनिफिशरीज. पंचायती राज ऑफ राजस्थान को बोला गया कि भैया आपको अकाउंट्स, न्यूज़पेपर, बजट, अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, पॉलिसीज, बेनिफिशरीज सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना है. 1996 के अंदर, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है CUET के लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. 1996 के अंदर MKSS ने फॉर्म किया नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है. एंड टू द स्टेटस ऑफ अ नेशनल स्टेटस एंड बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो पास कब हुआ? 2002 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड एंड वाज लेजिस्लेटेड एंड नेवर केम इनटू फोर्स. एंड इन 2004 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल received the presidential assent and जून 2005 के अंदर फाइनली आपका राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू इन्फॉर्मेशन है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो आई होप इट इज़ क्लियर विद एवरीबडी, सब लोगों को समझ में आ गया. और विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म है, हमारा चैप्टर ख़त्म कर दिया हम लोगों ने. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑल टुगेदर. अब प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना कि इफ़ यू पीपल रिक्वायर द MCQs, अगर आपको MCQs का सेशन चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि भैया इससे MCQs ही पूछे जाएंगे ना CUET के अंदर. सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इफ़ यू एस्पायर फॉर हैविंग द MCQs. बाकी ये चैप्टर फिनिश है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है. और नोट्स मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी. प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट सेशन जो है वो इसके MCQs पे हो कि नहीं, या यू वांट मी टू कंप्लीट द फर्दर डिलीटेड चैप्टर्स. लेट मी नो. थैंक यू so much for joining. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Lots of love everyone. Thank you for all the support and bye bye. Take care. Love you all. Thank you.